किशोर जी आज हमारे साथ इस इंटरव्यू में शामिल हैं। इंटरव्यू में सहमति देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आप HRLN छत्तीसगढ़ यूनिट में काम कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ यूनिट भी HRLN का आपने इस्टेब्लिश किया और पिछले कह सकते हैं कि एक पूरे डिकेड से आप लॉयर हैं, यहाँ पर काम कर रहे हैं ग्रास रूट पे। तो पहला सवाल यही है कि आप इस पूरे ह्यूमन राइट्स की जर्नी में कैसे जुड़े, क्योंकि अक्सर लोग लॉयरिंग करता है और सोचता है कि हम दिल्ली में जाकर बसेंगे या किसी शहर में जाएंगे, तो छत्तीसगढ़ ही क्यों, और उसमें भी ट्राइबल इलाके के ज़्यादातर केसेस आप देख रहे हैं। जी मैं 2008 नवंबर में पास आउट हुआ था रायपुर से। वहाँ हमारे प्रोफेसर थे, प्रोफेसर IP मस्ती। तो वो मेरे ऑनर्स के टीचर थे। उन्होंने मुझे रेकमेंड किया था कॉलेज सर के पास जाने के लिए। अप्रैल 2009 पे मैं HIM पे ज्वाइन किया। 1-2 महीना पहले ही लॉयर बना था, उस समय रजिस्ट्रेशन हुआ था। उसके बाद 1 साल के करीब कॉलिन सर के साथ में उनके गाइडेंस में काम किए और सुप्रीम कोर्ट में लेबर्स के मैटर्स और कुछ क्रिमिनल मैटर्स में उनके साथ में किए। फिर उसके बाद कॉलिन सर ने कहा कि क्योंकि छत्तीसगढ़ उस समय मतलब बहुत सारे मुद्दों से गुजर रहा था, जिसमें माइनिंग के मुद्दे थे और उसी समय सलवा जुर्म भी बहुत ज़्यादा अपने पीक पे था और उसके एट्रोसिटीज़ बढ़ रहे थे। तो वो बोले कि छत्तीसगढ़ से हो तो वहाँ पर मतलब छोटा ऑफिस डाल के काम स्टार्ट करो। तो मुझे भी अपने लोगों के लिए काम करने का मन था, तो मैं सर को बोला कि ठीक है मैं जाता हूँ, लेकिन हम एक मीटिंग से स्टार्ट करते हैं वहाँ पर। तो मेरे ऑलरेडी फ्रेंड्स थे जो कॉलेज के, जो ऑलरेडी वहाँ हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे थे, तो मैंने उनकी मदद ली और एक मीटिंग करवाया जिसपे प्रशांत भूषण, कॉलिन गंगवर्गीस और जस्टिस सुरेश आए थे और बार में मीटिंग किए थे। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में मीटिंग हुआ था। तो उसके बाद फिर वो वहाँ लोगों का जो मतलब रिएक्शन था, उससे लगा कि यहाँ पर ऑफिस डाल करके हम लोग यहाँ के इशू रेज कर सकते हैं। तो मतलब बहुत जैसे छत्तीसगढ़ को हम देखें तो नॉर्थ छत्तीसगढ़ और साउथ छत्तीसगढ़ ये बेसिकली ट्राइबल डोमिनेटेड है। बाकी जगह भी है 33% पॉपुलेशन ट्राइबल, 16% पॉपुलेशन दलित का है और अधिकतर बाकी OBC कैटेगरी के हैं जो फार्मर्स हैं। तो और अलग अलग जगह में बॉक्साइट माइनिंग, आयरन ओर की है, कोल की है, उसके बाद लाइमस्टोन जो सीमेंट बनता है, मतलब पूरे बिखरे हुए हैं। और करीब 60% जो है शेड्यूल्ड एरिया है। तो शेड्यूल्ड एरिया में कुछ अलग स्पेशल लॉस लगते हैं, माइनिंग के कुछ अलग रिस्ट्रिक्शंस हैं, लैंड ट्रांसफ़र के अलग रिस्ट्रिक्शन हैं। तो एक कॉम्प्लेक्स सा एक स्टेट है। तो लिटिगेशन का ह्यूमन राइट्स लिटिगेशन है, काफ़ी वहाँ पर काम करने की ज़रूरत थी। तो हम लोग धीरे धीरे पहले शुरू में 2 साल सुधा भारद्वाज जी थे, उनके साथ में कुछ मुद्दे में काम किए और उनसे सीखे कि कैसे हमको ग्रास रूट पे लोगों के साथ जुड़ना है, उनसे कैसे हम अपने सीख सकते हैं और उस सीख को फिर अपने पिटीशन पे आर्गूमेंट में उसको ला सकते हैं। तो धीरे धीरे इस तरह से उनके साथ काम किए। फिर बाद में फिर सुधा मैम जो है लिटिगेशन से अधिक मतलब एकेडमिक्स वगैरह में फोकस करने लगे और नया जनरेशन ग्रूम करने पे वो फोकस किए। तो हम लोग इंडिपेंडेंटली काम किए, वहाँ पर बस्तर के मुद्दे उठाए, सरगुजा के मुद्दे उठाए, रायगढ़ कोरबा में जो माइनिंग हो रही है वो सब के केसेस को लेकर के कई जगह दलित अट्रॉसिटी की भी थे, उनको भी किए। और अभी आज के डेट में बस्तर में जो एट्रॉसिटीज़ हो रहे हैं, वायलेंस हो रहा है और एक जो माओविस्ट और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में जो ट्राइबल्स मतलब जो उन लोग उनके ऊपर जो एट्रोसिटीज़ हो रहे हैं इन दोनों की मतलब आपसी तनाव में, तो उन सब पे कोर्ट्स पे ले जाने के लिए
एक उसको एक आर्टिकुलेट करके मीडिया पे लाना, उसका जो एक्चुअल ट्रूथ है वो सब करने में हम लोग अभी कर रहे हैं। बीच में एक और ग्रुप थी जगलैक करके, तो वो उनका थोड़ा सा ये हुआ कि काम वो स्टार्ट किए, लेकिन मीडिया अटेंशन अधिक मिलने के कारण मतलब थोड़ा पूरी पुलिस उनके पीछे पड़ गई। वो अभी काम कर रहे हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकल वे पे अभी वो उतना कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनके काफ़ी साथी जो हैं वो छत्तीसगढ़ से बाहर चले गए। तो राइट नाउ सिर्फ HRLN ही है वहाँ पर जो ट्राइबल्स को लीगल एड दे पा रहा है एक हार्ड इशूज़ पे। मतलब बाकी वीमेन इशू वगैरह में और भी संस्थाएं जो कर लेती हैं, लेकिन जहाँ हार्ड इशूज़ की बात आती है, जहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस की बात आती है, वो रिस्क वाला काम करने के लिए लोग रेडी नहीं होते हैं। बहुत सारे इससे हमको मतलब बहुत सारे हार्म भी हुए हैं कि एक स्टिग्मा सा लग जाता है बार में, कोर्ट में, कि ये जो है वो माओविस्ट के लॉयर्स। मतलब अचानक से मैं कहीं जैसे किसी मतलब जैसे मैं एक डेंटिस्ट के पास गया था, तो उसको पहले से पता था कि ये नक्सलाइट्स का लॉयर है, तो वो खुद से मैं कभी बताया भी नहीं था, बोले इसके दांत ठीक से ट्रीटमेंट करो, ये नक्सली लोगों का लॉयर है, पता नहीं हमारे साथ क्या करेगा। तो इस तरह के मतलब कहाँ से लोग पता करते हैं और कहाँ से जानकारी लेते हैं, इसको हम स्टिग्मा नहीं लेते, हम उसमें से ये समझते हैं कि एक मूवमेंट है जो काफ़ी समय से चला आ गया है, उस मूवमेंट में हम लोग जुड़ गए हैं और इतने हद तक जुड़ गए हैं कि अभी मतलब लोग हमसे और अधिक सॉलिडारिटी एक्सपेक्ट करते हैं और ये काम करने की बहुत ज़रूरत है, तो उसको करते हैं। चैलेंजेस भी बहुत होंगे अगर लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर, क्योंकि सिक्योरिटीज जी फोर्सेस जो हैं उसमें आपको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े होंगे। तो क्या चैलेंजेस आपने फेस किए और पर्सनली आपके खुद के जीवन में वो कैसे आपको इफेक्ट करता है, निजी जीवन में भी? पहला चैलेंज तो मैं बताया कि स्टिग्मा हो जाता है, उसके अलावा एक है सर्विलेंस का। तो मतलब मेरे आसपास जो जैसे वेजिटेबल वेंडर्स हैं, वो उनको भी पता है कि मैं क्या करता हूँ, जबकि मैंने उनके बारे में कोई बात मतलब वो सब डिस्कशन पे नहीं आया है। तो कहीं ना कहीं से जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है वो इन्फॉर्मेशन वगैरह हमारे बारे में गैदर करता है लगातार। इवन कोर्ट्स में भी वो आते हैं, और क्योंकि मैं जो इंटेलिजेंस के जो ऑफिसर वो भी ट्राइबल हैं, तो उनसे मतलब दोस्ती है। और उनको मैंने खुद बोला कि जो आपको जानना है मेरे बारे में मुझसे पूछ लीजिए, आपको उतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है बाहर जाके। तो इंटेलिजेंस जो है वो कलेक्ट कर रहे हैं हमारे बारे में, और हमको लगता है कि ईमेल वगैरह भी और फ़ोन जो बातें होती हैं व्हाट्सएप वाले भी, ये सबको वो मतलब टेप करके मतलब एक सर्विलांस रखे हुए हैं मूवमेंट्स को। और दूसरा ये है, कई बार ऐसा होता है कि जैसे रिमोट एरियाज़ में जाने से 1-2 घंटा डिटेन वगैरह भी करते हैं, और फिर इधर उधर से जब फ़ोन आता है तो फिर छूट जाते हैं। एक बार शायद रात में करीब 4 घंटा डिटेन किए थे। वहाँ पर एक केस हुआ था भिड़मे का फेक एनकाउंटर का, तो उस पर हाई कोर्ट ने सेकेंड पोस्टमार्टम का ऑर्डर किया था, तो और लॉयर को भी जाने को बोला था। तो मैं गया हुआ था, तो पुलिस वाले सुबह से ही हम लोग जिस गाड़ी में गए थे उसका वेट कर रहे थे, और उसके बाद फिर हमको डिटेन किया था कुछ समय के लिए। तो इस तरह के चैलेंजेस हैं वहाँ पर। सुधा भारद्वाज जी की आपने बात की, वो वकील थी, वहाँ गई, उन्होंने सेटअप किया, काम किया। भीमा कोरेगांव केस में बहुत सारे लॉयर्स को अरेस्ट किया है, और अभी बात आया है कि एविडेंस भी जो है वो प्लांट किया गया था, क्योंकि कोई एविडेंस नहीं है, और UAPA का यूज़ करके अभी वो जेल में बंद। तो उसका क्या छत्तीसगढ़ में और जो लॉयर्स हैं जो उसी तरह से काम कर रहे हैं ग्राउंड पे, क्या कुछ असर पड़ रहा है, और कैसे आप इस कानून का जो UAPA का उपयोग है उसको आप कैसे देख रहे हैं? सुधा भारद्वाज जिससे मेरा पहला मुलाकात दिसंबर 2010 पे हुआ था, जब हमारे एक साथी को एब्डक्ट कर लिए थे पुलिस वाले एल्बन उसको। तो उस समय तक मैं दिल्ली में था, तो मुझे अचानक से जाने के लिए बोला गया कि आपको जाना है उनको वापस लेने के लिए। और हालांकि मैं छत्तीसगढ़ का उससे पहले से था, लेकिन उस डिस्ट्रिक्ट पे कभी गया नहीं था उसके पहले। तो बताया गया कि सुधा भारद्वाज जी हैं वहाँ, वो आपकी मदद करेंगे।
तो एकदम सिंपल सादा कॉटन साड़ी में वो आए थे और वहाँ पे आए और बताया कि ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा आपको करना है। तो उनके फर्स्ट अपीयरेंस से ही मैं काफ़ी इम्प्रेस था कि कैसे एक महिला मतलब इतने सारे काम को कर रही हैं। और कोइंसिडेंटली जो भारद्वाज सर नेम है वहाँ पर एक दलितों का भी सर है, तो मैं उनको पहले वो सोचा कि ये शायद दलित है, लेकिन बाद में पता चला कि वो बाहर से आकर के यहाँ पर संपर्क वो हनवी के समय से अपने जब यंग थे उस समय से लेकर के आज तक काम करते आ रहे हैं। तो वहाँ पर वो पहला हुआ। उसके बाद कुछ रायगढ़ के केसेस किए, कुछ बीएसएफ सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ में किए थे। और 2017 में वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में गए थे और उनकी जो डॉटर है उनको भी साथ ले गए थे। उसके बाद से फिर कहीं ना कहीं से लोगों को लग रहा था कि कुछ लोगों के पीछे गवर्नमेंट पड़ने वाली है, तो उनके हाउस अरेस्ट से 1-2 महीना पहले से हमको थोड़ा आभास था कि कुछ होने वाला है करके। तो फिर उसके बाद UAPA का लगा है उनमें, और शेडिशन वगैरह जो नॉर्मली एक्सप्लोसिव सब लगते हैं। शुरुआत में क्योंकि अर्नब गोस्वामी ने जो पूरा चलाया था तो लग गया था कि कहीं ना कहीं से इनको फ्रेम करने की कोशिश की जा रही है। और अभी जो रिपोर्ट आया है आर्सेनल वाला कि सबसे पहले तो जो लेटर था वो मीडिया में आया था, जो कॉमरेड प्रकाश को लिखा गया था ऐसा एलिगेशन है, और नीचे में सुधा जी करके था। उसमें बीच में जो बातें लिखी गई है उसके लैंग्वेज से नहीं लग रहा था कि कोई व्यक्ति जो छत्तीसगढ़ में रहता है वो उसको लिखा है। उस पर एक मराठी टोन आ रहा था, जैसे हम लोग एडवोकेट को अर्ड नहीं लिखते हैं हमारे यहाँ, वो प्रचलित नहीं है। और कुछ लग रहा था कि उनके ईमेल्स में जो नाम उनको दिखते गए उसको बुन करके एक कहानी 2 पैराग्राफ में लिखा गया कि अधिक से अधिक नाम आए, फैक्ट्स कम आए, ताकि सिर्फ नाम के बेसिस पे इस पर हम लोग बहुत लोगों को फ्रेम कर सकें। तो उसमें एडवोकेट निहाल सिंह का, एडवोकेट पांडे और बहुत सारे जो साथी थे उनको नाम को जोड़ करके एक फर्जी लेटर बना करके प्रिपेयर किया गया था। और अभी जो आर्सेनल की रिपोर्ट है कि ये जो लेटर है ये बेसिकली कोई स्पाईवेयर या बाहर से हैक करके वो डाला गया था। और इनफैक्ट रिपोर्ट के हिसाब से ये एक हिडन फोल्डर में था जिसको कभी भी जिनका कंप्यूटर है वो खोले ही नहीं है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि कोई लेटर कोई बनाता है वो कभी उसको देखा भी नहीं है और ये नहीं है। तो ये बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है जिसको जांच करने की ज़रूरत है। और कुछ लोग कोर्ट गए हैं, वो खुली कोर्ट उनको एक SIT कॉन्स्टिट्यूट करके उसकी जांच करेगी। ये जो एविडेंस प्लांट करने का पूरा बात है और कॉन्स्पिरेसी अलग अलग जगह पे सरकार यूज़ करता है, और ख़ास तौर पे आप जिस एरिया में काम कर रहे हैं वो एरिया में और भी लोगों के काफ़ी इंटरेस्ट है, कॉर्पोरेट्स के बहुत इंटरेस्ट है, और माइनिंग के केसेस आप बता रहे हैं, रिसोर्सेज रिच क्योंकि वो एरिया है, तो ये और आदिवासी एरिया है, तो ये कॉर्पोरेट और आप कहें ब्राह्मणवाद, ये दोनों का सांझगांठ जो है वो आपने लीगल बैटल में भी कभी महसूस किया है कि ये सब एक ही है? जहाँ तक ट्राइबल्स के ऊपर एट्रोसिटी की बात होती है उसमें कॉर्पोरेट का बहुत बड़ा नेक्सस होता है, उसमें ब्राह्मणवाद थोड़ा कम होता है, बाकी चीज़ों में है। लेकिन ट्राइबल्स राइट के और जो ये सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा जो इन कॉन्फ्लिक्ट एरियाज पे जो एट्रोसिटीज़ हो रहे हैं उसका डायरेक्ट जो नेक्सस है वो कॉर्पोरेट के साथ है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। 2007 में कुछ एरियाज पे लोगों को फॉरेस्ट राइट का टाइटल दिया गया था, तो गवर्नमेंट को फॉरेस्ट राइट टाइटल देने में उस समय कोई दिक्कत नहीं थी। बाद में जब वहाँ माइनिंग करने की चाहा किसी कॉर्पोरेट ने तो फिर उन फॉरेस्ट राइट टाइटल को कैंसिल किया गया। तो एक जो भी एट्रोसिटीज़ होते हैं वो स्टेट जरूर करता है, लेकिन पीछे से बैकअप उसका एक कॉर्पोरेट रीजन होता है कि वो उससे कुछ गेन करना चाहते हैं। अभी भी जो मड़कम हिड़मे का जो अरेस्ट हुआ है वो एक मतलब नंदराज पहाड़ करके काफ़ी बायोडाइवर्स का क्षेत्र है उसमें, और वहाँ के पानी पे लोग डिपेंडेंट हैं, वहाँ पे जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उस पर डिपेंडेंट है। उस पहाड़ी पे आयरन ओर है,
उसको 13 नंबर का माइंस बोलते हैं। तो उस पे उसको हालांकि वो एनएचपीसी को अलॉटेड है, लेकिन एक्चुअल माइनिंग उसमें अदानी करने वाला है। तो अब इतने समय तक वो पब्लिक फिगर के रूप में थी, उसको कभी अरेस्ट नहीं किया गया। लेकिन जब उनको ये लगा कि उनके माइनिंग पे ये डिस्टर्बेंस कर सकते हैं, क्योंकि वो उस 13 नंबर जो डिपॉजिट है उसके खिलाफ जो मूवमेंट था ट्राइबल्स का, उसके एक वन ऑफ द लीडर थी। और भी बहुत सारे लीडर्स हैं जिनको सिर्फ इसीलिए फ्रेम किया गया है और अरेस्ट किया गया है क्योंकि वो इस माइनिंग के उनके लिए बहुत बड़ा 1-2 महीना तक मूवमेंट किए थे। तो एक पीछे से बैकअप होता है कॉर्पोरेट का। और आखिरी सवाल के रूप में ही, आपका पर्सनल क्या कुछ ऐसा कभी एक्सपीरियंस रहा कि आपने सोचा कि ह्यूमन राइट्स लिटिगेशन ही करना है? ह्यूमन राइट्स लिटिगेशन तक आप कैसे पहुंचे? क्योंकि इतने चैलेंजेस के बावजूद आप इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, और वो भी छत्तीसगढ़ जैसे एरिया में। मैं कॉलेज के समय से ही जो डिस्क्रिमिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर फी एग्जाम्प्ट नहीं करना बैकवर्ड कम्युनिटीज़ का, उस पर मतलब काफ़ी एक्टिव था। और कुछ लीडरशिप भी मुझे मिली थी उस पर। तो कॉलेज की जो पॉलिटिक्स होती है उसमें मैं उस समय से इन्वॉल्व था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि कैसे किस प्लेटफॉर्म में रह कर ये कर सकते हैं। और उस समय ह्यूमन राइट्स लॉयर जो टर्म है वो भी नया था मेरे लिए। लेकिन कहीं ना कहीं जो मेरे प्रोफेसर थे उनको लगा कि इनको मैं उनके यहाँ फॉरेन सर के यहाँ भेजूँगा, ऐसे करके वो किए होंगे क्योंकि उनके बारे में जानते थे इस समय से वो। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि ह्यूमन राइट्स क्या होता है, एक प्रैक्टिकल वे पे, थियरी पे नहीं, वो मुझे कॉलिन गोंजाल्विस से ही यहाँ पर दिल्ली में काम करते वक्त मिला है। और उसके बाद फिर धीरे धीरे जब मूवमेंट्स के साथ काम करते रहे तो मुद्दों की जानकारी हुई, उसके क्या मतलब उस पर अंदर एक छुपा हुआ क्या डिस्क्रिमिनेशन होता है, अंदर छुपा हुआ क्या एट्रोसिटीज़ होता है, उसको समझने का ये ग्रेजुअल प्रोसेस से ही सीखे हैं, कोई तुरंत नहीं किया। तो आखिरी बस सवाल यही है कि किससे आप इंस्पिरेशन लेते हैं? इतना लंबा लड़ाई है और अभी भी चलेगा, इस तरह से छत्तीसगढ़ में अभी माहौल है, तो क्या है जो आपको इंस्पायर करके रखता है कि हाँ जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, वही करना है? इंस्पायर बेसिकली ये चीज़ करता है कि एट्रोसिटीज़ जो होती है वो बहुत मतलब उसको सुन के रोना आ जाएगा, लेकिन उस पर काम करने वाले नहीं। और जैसे ही आप उस पर काम करते हो तो एक इम्पैक्ट दिखता है उसका। जैसे जब हिडमे का जब ऑर्डर हुआ उसके बाद काफ़ी समय तक फेक एनकाउंटर हो गया था, और उसके बाद पुलिस ने भी अपनी स्ट्रेटजी चेंज की। वो जब एनकाउंटर करते थे तो उस पर नमक डाल देते थे बॉडी पे ताकि वो तुरंत गल जाए, ताकि फिर पोस्टमार्टम ना हो। तो कहीं ना कहीं काम से उसका असर जो है वो मतलब उससे जो एट्रोसिटीज़ हुई पूरा अबॉलिश या इरेडिकेट तो नहीं हुई, लेकिन कहीं ना कहीं से कम हुई। तो ये बहुत सेटिस्फाइंग मतलब वर्क है। फिनेंशियली उतना सही नहीं है, लेकिन एक डिसेंट लाइफ आदमी फिर भी जी सकता है ऐसा ह्यूमन राइट्स लॉ है। एकदम वेल्दी तो नहीं, लेकिन सेटिस्फैक्शन बहुत है इस काम पे। तो लोगों के उनके सॉलिडारिटी और उनके एक्सपेक्टेशन से काफ़ी इंस्पिरेशन मिलता है। और कुछ मैसेज जो यंग जो लोग हैं जो अभी इस फील्ड में आना चाह रहे हैं या जिनका अभी लॉ खत्म हुआ है, आप अगर वो इस समय देखें बस्तर को या छत्तीसगढ़ को और वो आके काम करना चाहे, तो आप उनको क्या मैसेज देंगे? छत्तीसगढ़ में जब शंकर गुहानी योगी जी थे उस समय एक बहुत बड़ा यूथ ग्रुप IIT खड़गपुर से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, JNU से और कलकत्ता से वगैरह आए थे। और उनके लीडरशिप में वो ट्रेड यूनियन वगैरह में जुड़े थे। और वो बाद में ये जो ग्रुप था, जैसे उसमें सुधा भारद्वाज जी थे, विनायक सिंह जी थे, राजेंद्र सायल करके वो थे, और एक जनक प्रसाद ठाकुर करके हैं। तो एक ग्रुप बना यंगस्टर का, जो उनके बाद में उनके काम से एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। तो कहीं ना कहीं लोगों के साथ जा कर के यंगस्टर को जुड़ करके अगर वो ग्रास रूट पे कुछ समय दें
थोड़ा सा केयरफुल होकर के, लेकिन साइलेंटली और केयरफुली अगर वो वहाँ पर काम करेंगे तो उनको लगेगा कि आगे करना चाहिए तो कर सकते हैं। लोगों के साथ बात करके उनकी परेशानियों को समझ के हम जितना सीख सकते हैं लॉ के बारे में, उससे वो कहीं किताबी ज्ञान से कहीं ज़्यादा है। तो ग्रास रूट मूवमेंट के साथ जुड़ करके उसको किस तरह से ट्रांसलेट करें अपने कोर्ट वर्क में, वो करके कर सकते हैं यंगस्टर। और धीरे धीरे खुद को एहसास होता है कि मुझे क्या इस पर कंटिन्यू करना है, क्या ये मेरा कॉलिंग है या नहीं है, वो सेल्फ अपना खुद का डिसीजन है। बट एक ट्राई कर सकते हैं मतलब 6 महीने के लिए या 1 साल कि मैं फिट हूँ क्या इस काम के लिए, या मैं कुछ करना चाहता हूँ, वो एक ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू किशोर जी इस इंटरव्यू